रिस्पेक्ट टू आइडियल वोल्टेज सोर्स। नाउ सिमिलर पॉइंट हम कवर करते हैं करंट सोर्स के लिए। तो करंट सोर्स के लिए मैं पॉइंट देखता हूं, सिमिलरली वी आर हैविंग द y इक्वल्स टू mx, but on the y-axis I am having the v, on the x-axis I am having the current, so the slope is r, so it is I, so my slope is r equals to v by I, slope is exactly the r equals to v by I from the m equals to y by x now. Now अब यहां पर मैं देखूं I am changing voltage from 1 to 2, 1 to 2, अगर मैं 1 से लेके 2 तक वोल्टेज चेंज कर रहा हूं, it is V1 and it is V2, clear? So the slope, that is R equals to dy over dx. I'm changing your voltage from V1 to V2, but for any change, there is any change in current. पहले भी 5 थे, अब भी 5 है, तो चेंज इन करंट कितना है? 0 है. So something by 0, that is R is infinite, agree? So again हमने अब ये करंट सोर्स के रिलेटेड के रिस्पेक्ट में एक बहुत अच्छा कंक्लूजन निकाला. क्या निकाला? इसको लिखते हैं. An ideal current source is having infinite internal resistance. ठीक है, इसको याद रखिएगा. मैं अभी आगे और भी चीजें कनेक्ट करूंगा. तो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 होता है, बट एक आइडियल करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट. अगर आपको याद हो मेरे लेक्चर, मैंने जब रेजिस्टेंस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताई थी, तो मैंने आज 2 बातें प्रूव कर दी हैं कि एक आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0 और यहाँ पर इनफाइनाइट. ठीक है, अगली बात करते हैं 6 पॉइंट एज सिमिलर टू द वोल्टेज सोर्स. नाउ इफ यू रिमेंबर, the infinite resistance is obtained when you are making your terminal open. Clear है? So R infinite is obtained when the terminal are open circuit. ठीक है यहां तक? So to kill or dead, we use word open circuit. ठीक है यहां तक? दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं लिखना चाहूं इसको तो देखते हैं. An ideal current source is replaced by an open circuit condition. दोनों को मैं लगा के भी दिखाता हूं क्या मीनिंग हुआ इसका. एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है that is replaced by short circuit. So if you are having an ideal voltage source of V voltage, clear है? Then you have to kill, dead or replace. Then you must short circuit your voltage, that is short. And you know the short is why you use a copper thick wire, so it is shorting. Clear? Now your voltage source is dead. Agree? So this is the meaning of this line that we have written in the 6th point. Similarly, if you take the current source, example, then it's your current source of I magnitude. Agree? This is your current source of I magnitude. Agree? Now, if you want to replace an ideal current source or you want to kill or dead that current source, then you must open. आपको जो है current source को क्या करना पड़ेगा? Open करना पड़ेगा. Then it is dead. So it is the meaning of the 6th line of the ideal current source. So यहाँ तक अभी तक हमने देखा कि आइडियल करंट सोर्स देखा और आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में हमने लगभग 6 पॉइंट कवर कर लिया और होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इनमें क्या क्या अंतर होता है. अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं क्या होता है. अभी तक हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में 6 पॉइंट तक कवर कर लिया. अब देखते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ. The 7th point with respect to the ideal voltage source and ideal current source. ठीक है यहाँ तक? So अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. अभी तक तो हमने देखा आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक आइडियल करंट सोर्स, पर अब हम ये देखना चाहते हैं कि आइडियल और प्रैक्टिकल में दोनों में क्या क्या अंतर होता है. ठीक है यहाँ तक? So फर्स्ट आपको बड़ा ध्यान रखना है कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है
उसका सिंबल जो है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो हो गया डीसी के हिसाब से, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0 है, सॉर्टेड। सिमिलरली यहां पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको कैसे शो करा गया है, 0 से शो करा गया है। नाउ अगर यही बात मैं एसी के लिए बात करूं, ये तो हुई डीसी के लिए बात, बट अगर मैं यही बात एसी के लिए अप्लाई करूं, फॉर द एसी वी यूज द सिंबल, एंड फॉर द एसी वी हैव द इंपीडेंस, वी हैव द इंपीडेंस, सो इंपीडेंस शुड बी ऑफ 0, दिस इंपीडेंस should be of 0, so this is the representation of ideal voltage source। सिंपल अगर आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप सिंपल क्या करें, एक बैटरी लगा दें और उसके साथ कोई भी रेजिस्टेंस ना लगाएं। नाउ मूविंग टू द प्रैक्टिकल करंट, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सो प्रैक्टिकल अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि कैसे रिप्रेजेंट करेगा। पहले तो सबसे बड़ी बात यही है कि होगा कैसे भाई, क्या सिंबल होना चाहिए एग्जैक्टली। सो आई एम ट्राइंग टू वे, कौन सा सही होगा वो देख लेते हैं अभी। दिस इज स्मॉल आर एंड दिस इज सेम लोड रेजिस्टेंस, दिस इज योर RL A and B। आई एम टेकिंग फर्स्ट डायग्राम, क्या ये डायग्राम हो सकता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, आई एम टेकिंग दिस एंड पैरेलल विद R and similarly you are having this RL, now let it is A and this is P, this is first and this is second diagram। now फिर तो हमें ये चेक करना है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कौन सा डायग्राम सही होगा। मैं दूसरे पे पहले फोकस करता हूं। अगर ये आइडियल है देन इनपुट और आउटपुट वोल्टेज जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, बट क्योंकि ये जो सर्किट है वो पैरेलल में है, सर्किट जगह पैरेलल में होगा तो यहां जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहां होगा, जो वोल्टेज यहां है वही यहां होगा। सो यहां पर इनपुट वोल्टेज है V तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो गया V, बट प्रैक्टिकल के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि डायग्राम बिल्कुल सही है, डायग्राम में कोई गलती नहीं, क्योंकि डायग्राम गलत बना हुआ है, बट ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का डायग्राम गलत बना हुआ है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर। तो चेक करते हैं क्या होगा। तो इसमें मैं KVL लगा के देखता हूँ V। नाउ सर्किट इज क्लोज, सो आई एम टेकिंग द करंट I, V minus IR minus I into RL equals to 0, or I can write this as VL because VL is I into RL. So VL equals to V minus I into R. Agree? So अब जरा ध्यान रखते हैं कि हम अगर आइडियल वोल्टेज या अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का डायग्राम सही है तो इससे क्या हम आइडियल वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। नाउ दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज एंड दिस इज योर इनपुट वोल्टेज। टू गेट आउटपुट वोल्टेज सेम एज इनपुट वोल्टेज, this term should be 0, this term should be, whole term should be 0. Now to get whole term 0, what should be the 0? I cannot be 0, I cannot be 0. What should be the 0? The R should be 0. So it is the correct condition as we obtained from the ideal voltage source, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, 0 होता है। तो ये बात यहाँ से प्रूफ हो गई कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 होता है, और यही आंसर 0 दे रहा है, तो ये डायग्राम बिल्कुल सही है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब हम सेम मूव करते हैं करंट सोर्स के लिए। नाउ अगर आपने देखा हो करंट सोर्स का, एक आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। ना इनफाइनाइट को शो करने का तरीका क्या है, ये ओपन टर्मिनल, दिस इज I, दिस इज R इनफाइनाइट, बट आपको ऐसा मिलेगा नहीं। अगर हम इसको सही से ड्रॉ करें देन यू आर हैविंग दिस पिक्चर। सो एक आइडियल जो करंट सोर्स है, एक जो आइडियल करंट सोर्स है, उसका मतलब है सिर्फ आप करंट सोर्स लगा दो, उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाना है। ऐसे जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसमें एक बैटरी लगा दो V वोल्ट की, और उसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, और लगाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि प्रैक्टिकल क्या होगा करंट सोर्स। अभी तो यहाँ पे देखा मैं, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ये वाला जो डायग्राम था ये किसका था, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का था। अब मुझे चेक करना है कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स का एग्जैक्ट डायग्राम क्या होगा, फिर देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। लेट्स सी। सो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ले रहा हूं I, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं सीरीज में, और ये रो हो गया मेरा लोड रेजिस्टेंस RL।
This is A, this is P, this is the first diagram. Now let's see the second diagram. This is I, this is also I, and this is, I'm taking this resistance now in parallel combination. Now RL, same load is connected. Now second diagram. अब देखते हैं कौन सा डायग्राम सही। जैसे हमने यहाँ निकाला था कि एक आइडियल वोल्टेज, जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसके साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि आइडियल करंट सोर्स है उसके साथ रेजिस्टेंस सीरीज में होना चाहिए कि पैरेलल में होना चाहिए। अप्लाई कर देना। दिस इज द सीरीज सर्किट। नाउ फॉर द सीरीज सर्किट, दिस सीरीज सर्किट द करंट रिमेन्स सेम। If current remains same, then this is your IL, and you apply the KCL at this point, and KCL says that IL equals to I. But it is not possible in practical case. Practically diagram is correct. Diagram में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी. But to represent the practical current source, this diagram is wrong. Clear है? अब हम अपने आते हैं next diagram की तरफ। यहाँ पर देखते हैं ये पैरेलल सर्किट है, और पैरेलल सर्किट होगा तो आपको पता है क्या लगेगा, KCL लगेगा। हम इसमें करंट IL मान लेते हैं और इसमें अपनी तरफ से कोई करंट मान लेते हैं, that it is IR. एग्री? सो अप्लाई करते हैं KCL। KCL देखते हैं क्या होगा। माइनस ऑफ I प्लस ऑफ IR प्लस ऑफ IL इक्वल्स टू 0. So I can write IL equals to I minus IR. Now if you are having the parallel circuit and the voltage remains same, let it is V. Right? It is V. Now to get the ideal current source from this expression, now this is your output current, this is your output current, and this is your input current. So to have the ideal current source, this term should be 0. This term should be 0. Now what is this term? This is the current going into the small r branch resistance. So I take IR as B upon R. Now to get the IR 0, what should be the 0? If you take voltage 0, then it is short. It is, अगर आप वोल्टेज को 0 ले लेते हैं तो ये शॉर्ट हो गया, जो आपका करंट सोर्स है कोई वोल्टेज ही नहीं देगा, तो ये पॉसिबिलिटी गलत है। तो बेहतर क्या होगा, आप अगर आप R को इन्फिनाइट कर दें, अगर आप जैसे ही R को इन्फिनाइट करेंगे IR क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। सो ये अप्रोक्सीमेशन जो है बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है। यानी कि जो हमारा आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसके साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसमें लगेगा, पैरेलल में, और एक जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसके साथ जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो कैसे कनेक्ट होगा, वो होगा उसके सीरीज में। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो अब मैं अगर कंक्लूजन दूं 6 पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है उसका डायग्राम हो गया ये, ठीक है यहां तक। बट अगर मैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करूं, किसकी बात करूं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करूं, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैसा आना चाहिए, सीरीज में आना चाहिए। दिस इज इन सीरीज। सिमिलरली अगर मैं बात करूं करंट सोर्स की, तो आइडियल करंट सोर्स जो है उसका डायग्राम तो ये होगा, आइडियल करंट सोर्स का डायग्राम क्या होगा, ये होगा। बट अगर मैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करूं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करूं, तब उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसमें आएगा, पैरेलल में आएगा, जैसा कि अभी हमने देखा। सो I इन R। सो अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, आपको आइडियल और प्रैक्टिकल में अंतर ही नहीं पता, यू जस्ट ड्रॉ, ये आपको बस ड्रॉ करना। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आइडियल है कि क्वेश्चन में प्रैक्टिकल है। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं यहां पर। एन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स is represented by an ideal voltage source in series with a resistance. So this is about the definition of the practical voltage source। ध्यान रखिएगा, जो मैंने निकाला है डायग्राम से वही डेफिनेशन बताइए, और ये हर जगह वैलिड होगी और आपको बहुत काम की होगी। सिमिलरली अगर मैं डेफिनेशन बात करूं किसकी, दिस इज फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सो एन प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज represented
by an ideal current source in parallel with a resistance. एग्री? सो यहां तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो हमने कहां से स्टार्ट करा? आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स से स्टार्ट करा और हम कहां तक चले गए? प्रैक्टिकल की तरफ चले गए। अब एक बात और रह गई है कि हमने ये देखा था कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स होता है, सॉरी आइडियल जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। ऐसे आइडियल करंट सोर्स जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। बट अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स लिए जाएं तब उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या क्या होंगी। सो लेट्स चेक क्या होंगी। ठीक है, यहां तक ना बहुत इजी है। अगर हम यहां से बात करें, अगर मुझे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स चाहिए, और प्रैक्टिकल सोर्स का मतलब है ऐसा सोर्स जो अपने आउटपुट पर लगभग या सिमिलर इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कराए। तो अगर मुझे आउटपुट और इनपुट वोल्टेज में कम डिफरेंस चाहिए तब ये टर्म जो है I इंटू आर बहुत छोटा होना चाहिए। और I इंटू आर छोटा कब होगा? जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। सिमिलरली अगर मैं करंट सोर्स की बात करूं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करूं, अगर मुझे दोनों करंट बहुत ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए, तब मेरे पास क्या होना चाहिए? ये टर्म जितना छोटा से छोटा होगा तभी मैक्सिमम जो इनपुट करंट है वो आउटपुट की तरफ जाएगी। और ये टर्म छोटा होने के लिए मतलब क्या है? इस रेजिस्टेंस में करंट कब कम जाए? करंट कम तब जाएगी जब IR जो है वो क्या है? V बाई आर है। R जितना ज्यादा होगा IR उतनी कम होगी, तभी जो सारी करंट है वो यहां से यहां क्या हो जाएगी? बाईपास हो जाएगी। तो अगला अगर मैं पॉइंट करूं, अपना 8th पॉइंट कवर करूं इससे, तब देखते हैं एन practical voltage source is having a low internal resistance. Similarly, an practical current source is having large इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है यहां तक? तो अभी तक हमने प्रॉपर्टी देख ली और इनकी डेफिनेशन देख ली। ठीक है, यहां तक बढ़ते हैं आगे ना, स्टार्ट करते हैं। हम जो 8th पॉइंट पे छोड़ा था कि एक आइडियल वोल्टेज, जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है लो होना चाहिए, और जो एक आइडियल प्रैक्टिकल जो करंट सोर्स है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा या लार्ज होना चाहिए। इसको और हम समझते हैं कि कैसे। ठीक है, तो देखते हैं वैसा कि ये कैसे वैलिड है या नहीं है ना। अब आपको ये तो पता ही चल गया है कि एक प्रैक्टिकल बैटरी है या वोल्टेज सोर्स है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस। सो दिस इज R एंड यू आर हैविंग अ लोड रेजिस्टेंस RL। क्लियर है? सो अप्लाई करते हैं, दिस इज योर लोड वोल्टेज। नाउ फॉर द सीरीज सर्किट वी कैन अप्लाई द वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब जरा हमने जो पुराना पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं। VL इक्वल्स टू V इनटू RL upon R plus RL. Now VL equals to V into 1 upon RL को नीचे ले आते हैं तो it is 1 plus R upon RL. ठीक है? So to have the input and output voltage same, अगर मुझे input और output voltage same है चाहिए तो क्या होना चाहिए? This factor should be 0. This factor should be 0. और ये factor 0 कब आएगा? जब RL is very greater than R. दो कंडीशन है, या तो R 0 हो जाए या क्या 0 है? RL 0 हो जाए। So to have better output voltage in case of a voltage source, your load resistance should be very greater than the internal resistance. या हम अगर बात करें, अगर मुझे किसी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से मैक्सिमम या ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए तब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से कैसे होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं करंट सोर्स के लिए, करंट सोर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो आपने देखा था एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सीरीज में, सॉरी पैरेलल में होता है,
और ये रहा उसका लोड रेजिस्टेंस। नाउ दिस इज द पैरेलल सर्किट। So the parallel circuit we will apply the current divider rule. So current divider rule क्या कहता है, IL equals to I into R upon R plus RL. Now similarly I into 1 and you just take R in the denominator side, so it is 1 plus RL upon R. Now अब अगर आपको IL और I दोनों सेम चाहिए तो क्या होना चाहिए, ये फैक्टर 0 होना चाहिए। और ये फैक्टर 0 कब होगा, ये फैक्टर 0 होने के लिए दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास। पहली पॉसिबिलिटी ये है, अगर R बहुत बड़ा हो जाएगा, R क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सारी की सारी करंट यहाँ पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि I इक्वल्स टू व्हाट, V बाई R से अगर R बहुत ज्यादा हो गया तो I कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर I 0 हो जाएगी तो सारी की सारी करंट कहाँ चली जाएगी, लोड में चली जाएगी। तो यहां पर मैं बात करूं तो दिस R शुड बी very very large as compared to RL. So this is the condition for the current source. अगर एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स से आपको बहुत अच्छी एफिशिएंसी चाहिए तब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है लोड रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होना चाहिए। बट यही केस अगर मैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या बैटरी की बात करूं, अगर किसी प्रैक्टिकल बैटरी से आपको बहुत ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी चाहिए, then your load resistance should be very very high as compared to their internal resistance. कंडीशन दोनों उल्टी हैं, बट लॉजिक के साथ है, इसको ध्यान रखिएगा क्या है ये। अगली बात पे आता हूं तो 9th पॉइंट with respect to the practical voltage source and practical current source. Now the 9th point is VI graph of practical voltage source. Now let's see क्या होता है VI graph of the practical voltage source. अगर आपको भी इक्वेशन याद हो मेरी, तो आपको याद होना चाहिए VL इक्वल्स टू लिखा था मैंने V माइनस I इंटू R. इफ यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, ठीक है यहां तक। और आपको पता है अगर इनपुट और आउटपुट वोल्टेज बराबर रखने, ये टर्म 0 होगा, और ये टर्म 0 रखने के लिए R को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, आइडियल के लिए करंट ड्रॉ करते हैं। इफ दिस टर्म इज 0 देन योर आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू द इनपुट वोल्टेज। दिस इज योर VL equals to V. This is the ideal voltage curve. This is your what? Ideal voltage source curve. So this is ideal voltage source curve. Agreed? Now for the practical, you are subtracting this drop from the input voltage. Now where should be the drop taken? Upper side or lower side? Definitely जो है, अगर मुझे drop लेना है negative में, then we will take negative in this side. So this is your IR. This is your IR. That is called voltage drop. Agree? So now, and this is your drop. So from the V, you are subtracting this amount of voltage. So you are getting this characteristic for the practical voltage source. Agree? Now, if you are having more and more drop, like this is more drop. If you are taking more drop, then your battery voltage becomes 0 at this point. When battery voltage is 0, then your battery is shorted. शॉर्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। तो आपका ड्रॉप जितना ज्यादा कम होगा, आपकी जो बैटरी है वो उतनी ही ज्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि जब भी हमारा जो ग्राफ है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स का, उनमें डिफरेंस कम रहेगा, तो आपकी बैटरी क्या होगी, अच्छी होगी। सो फॉर ए प्रैक्टिकल बैटरी और वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी very very low as possible. Now VI graph of the current source, VI graph of practical current source, करते हैं भाई इसको भी सॉल्व। अभी हमने देखा था, अगर आपको याद हो, योर IL, अगर हमने इसी लेक्चर में देखा हो, IL इक्वल्स टू I माइनस IR and this IL equals to I minus V by R. If you remember this curve. Agree? Now, फर्स्ट जैसे हमने यहाँ जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसको कर्व को समझने के लिए पहले क्या ड्रॉ करा, आइडियल का कर्व ड्रॉ करा। उसके बाद हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स में से जो सब्ट्रैक्टिंग पार्ट था ड्रॉप, उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया और अपने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ बना लिया। अब यहीं पर देखते हैं, अगर ये आइडियल है तो ये दोनों करंट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और ये करंट बराबर होने के लिए टर्म 0 होना चाहिए, और ये टर्म 0 होने के लिए हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं भाई साहब फिर से भाई। दिस इज I, दिस इज V।
So when this term is 0, your characteristic is this, IL equals to I. Now, for the practical current source, the V by R term is subtracting from the current. So which side you have to take in this term, or the left side or the right side? If you take on the right side, you are adding. If you take on the left hand side, you are subtracting the term. So this is your subtracting term. Now this straight line curve is ideal current source, and this one is for the practical करंट सोर्स. क्लियर है ना? अब आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के कर्व में जितना डिफरेंस कम रहेगा वो उतना अच्छा है. तो अगर ये ड्रॉप बी बाई आर जितना कम रहेगा, वो ये दोनों उनकी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा अच्छी होगी. तो बी बाई आर ड्रॉप कम कैसे रहेगा? जितना कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. सो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को या प्रैक्टिकल बैटरी को, जनरेटर को बनाने के लिए आपको उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम रखना पड़ेगा. इससे इसकी इफिशियंसी क्या आएगी? बहुत अच्छी आएगी. ऐसे ही अगर आपको प्रैक्टिकल करंट सोर्स बहुत अच्छा डिजाइन करना है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जितना से ज्यादा रखेंगे उतना बेहतर होगा. और इसी को अगर मैं मेजरमेंट से जोड़ूं, so for a practical voltage source to have minimum loading effect, your load resistance should be very high as compared to the internal resistance. For the practical current source to have the minimum loading effect, your internal resistance should be very high as compared to the load resistance. So ये अब तक जो बातें हुई हैं, ये कहां तक हुई हैं? आइडियल वोल्टेज सोर्स की डेफिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस और उनके VI ग्राफ और उनका कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा. अब मैं 10th बात स्टार्ट करता हूं यहाँ पर 10th पॉइंट दोनों को रिस्पेक्ट में. ना अभी हमने देखा था कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है. तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है. तो पहला एक बंदा है जिसका ये रेजिस्टेंस 0 होता है, उसका नाम क्या हो गया? आइडियल वोल्टेज सोर्स. दूसरा अगर मैं बात करूं इंटरनल रेजिस्टेंस किसका 0 होता है? आइडियल अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है. अगली में बात करें आइडियल जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है. और अगर मैं बात करूं आइडियल ओपैम्प जो है उसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो 0 होता है. ध्यान रखिएगा आउटपुट रेजिस्टेंस ना कि इनपुट. क्लियर है? अब मैं 0 की बात करूं, अगर ये ही 0 रेजिस्टेंस अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में और मैं जोड़ूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे पास 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं: कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन इमीटर. नाउ फॉर द कॉमन बेस द इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस. सो कॉमन बेस के लिए इनपुट रेजिस्टेंस 0 होता है बट आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है. ऐसा ही अगर मैं बात करूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं उसको, कॉमन कलेक्टर की मैं बात करूं तो उसका इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है बट आउटपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है? 0 होता है. बट जो कॉमन इमीटर है इसके इनपुट और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होते हैं जो मीडियम होते हैं. क्लियर है? सो हमने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जहां भी ये इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग 0 पाया जाता है वो निकाल लिया. अब हम बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स के रिस्पेक्ट में. एक आइडियल करंट सोर्स जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट. अब ये चेक करते हैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कहां मिलेगा. लेट्स सी. तो पहले जो भी तो देखा था हमने, ये देखा था कि आइडियल जो करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है. सिमिलरली अमीटर के पैरेलल में देखा जाए तो जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है. कंडक्टर के अगर सिमिलर कोई चीज देखी जाए तो आइडियल डाइलेक्ट्रिक और वी कैन से द केबल और द इंसुलेटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है. अगली मैं बात करूं ओपैम्प से सिमिलरिटी बढ़ाऊं इसकी, तो आइडियल ओपैम्प का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 होता, सॉरी इनफाइनाइट